जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज रिंग। क्लियर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब हमने चार्ज की बात की तो चार्ज के बारे में हमको एक बेसिक प्रॉपर्टी मालूम थी कि सपोज यहाँ पर एक चार्ज, ये पॉइंट चार्ज आपने प्लेस किया हुआ है Q। क्लियर। अगर हम इसके पास कोई दूसरा चार्ज, यहाँ पर हम एक कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, सपोज दिस इज स्मॉल q। अगर हम इसके पास रखते हैं तो क्या होता है, इस पर फोर्स वर्क करता है। और हमको ये भी मालूम है कि सपोज वी विल मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, 1 से 2 पर ले जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। 2 से 3 पर ले जाएंगे तो फोर्स और कम होगा। और धीरे धीरे जब हम इससे दूर जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि इसका फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, या हम यूँ कहें कि इसका फोर्स वर्क करना बंद कर देगा। तो यहाँ से हमको चार्ज की एक प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है कि चार्ज कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स बट द रेंज ऑफ दैट फोर्स इज लिमिटेड। उस फोर्स की एक लिमिटेड रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो फोर्स वर्क करता रहेगा। क्लियर। तो फोर्स एक लिमिटेड रेंज तक ही वर्क करता है किसी भी चार्ज का, या हम यूँ कहें कि वी नो चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बट देयर इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन ए लिमिटेड रीजन। चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है अदर चार्ज पार्टिकल्स पर, बट वो चार्ज या वो इफेक्ट वो एक लिमिटेड रीजन में ही वर्क करता है। तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट रीजन और दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। सपोज आपके पास एक चार्ज है, आप एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं कि सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज Q। क्लियर। हमें इसका इफेक्ट फाइंड करना है कि ये कहाँ तक इसका इफेक्ट वर्क करता है, कहाँ तक इसका इफेक्ट वर्क करता है, कहाँ तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। क्लियर। सपोज हमें इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट फाइंड करना है इस पॉइंट A पर। तो पॉइंट A पर इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है या नहीं है, फोर्स वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको एक दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा। वो जो दूसरा चार्ज हम इस पर लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की टेस्टिंग के लिए, इस चार्ज को क्या बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज। क्लियर। और अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, किसी चार्ज के सराउंडिंग में या उसके पास हम क्या करते हैं, कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पर एक फोर्स वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखा है। अगर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स वर्क करेगा दैट मीन्स वहाँ पर फील्ड प्रेजेंट होगा, और अगर फोर्स वर्क नहीं करेगा तो फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर। तो दो चार्ज हम बात कर रहे हैं, एक वो चार्ज जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, एंड द सेकेंड चार्ज इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ दैट फील्ड दैट इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज समझ लीजिए कि टेस्ट चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल कंसीडर की जाती है कि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता। क्यों इतनी स्मॉल कंसीडर करते हैं, उसका एक रीज़न है कि मान लीजिए अगर टेस्ट चार्ज भी लार्ज अमाउंट का होगा तो ये क्या करेगा, ये खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उस कंडीशन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, जो रीज़न हमको फाइंड करना है, उसकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती है। तो हम इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं ताकि इसका जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो टेस्ट चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी की टेस्ट चार्ज जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हम हमेशा कैसा कंसीडर करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच देयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट ऑल रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब देखिए, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो अगर हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो बेटा देखो, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है
पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और इसके सामने हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए ये लाइन इसको इस टाइप से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स रिपल्सन होगा, यानी कि फोर्स कैसा हो गया, आउटवर्ड। अगर हम यही टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख देते Q0, तो देखिए ये यहाँ भी रिपल्सन होगा, तो ये भी फोर्स कैसा, आउटवर्ड। आप कहीं भी रख दो, आप यहाँ पे रख दीजिए टेस्ट चार्ज, ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, फोर्स रिपल्सन बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन होती है, क्योंकि अगर हमने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लिया है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो इस कंडीशन में टेस्ट चार्ज हमेशा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड। अगर यहीं पर हम जो सोर्स चार्ज लिए हैं वो सोर्स चार्ज हम कैसा ले लेते हैं, निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव होता सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज हमारा निगेटिव है Q। हम इसके सराउंडिंग में कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा Q0, ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स इधर फोर्स वर्क करेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते Q0 ये, तो क्या होता, तो भी इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में भी ये निगेटिव ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को करता क्या, अट्रैक्ट। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमको दो कंक्लूजन मिलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, और जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड। क्लियर? दैट मीन्स, फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच देयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is similar as the force that is working on the test charge. Clear? For that, for the positive charge electric field is always outward, and for the negative charge electric field is always inward. Clear? टेस्ट चार्ज के बारे में हमको दो फैक्ट मालूम पड़े कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज कंसीडर्ड एज स्मॉल एज पॉसिबल। कम से कम जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना कंसीडर करते हैं, ताकि ये क्या करे, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम तो पड़ गया, जहाँ तक वो फोर्स लगाता है वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि चार्ज पास में होगा तो फील्ड फोर्स ज़्यादा होगा, दूर जाएगा फोर्स कम होगा, और दूर जाएगा फोर्स और कम होगा, और एक डेफिनेट रेंज के बाद फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, या हम कहें कि उसकी जो स्ट्रांगनेस है या जो उसकी वीकनेस है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो स्ट्रांगनेस, वीकनेस, या हम यूँ कहें कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसको हम डिफाइन करते हैं एक टर्म के द्वारा, दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? क्या बोला जाता है उस टर्म को, उस टर्म को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अगर हम इंटेंसिटी को समझना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो समझिए। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब हमने सिंपली आपको क्या बोला, इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड। क्लियर? स्ट्रेंथ मतलब हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रांगनेस, और वीकनेस भी बोल सकते हैं। क्या होती है स्ट्रांगनेस और वीकनेस वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ये रहा आपका सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, ये Q। आपने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, ये आपने क्या रखा है, टेस्ट चार्ज। तो एक बात समझ लीजिए कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स वर्क कर रहा है कितना, F। इन दैट केस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू जब हम 1 कूलाम कंसीडर कर लेंगे, कितनी कंसीडर कर लेंगे, 1 कूलाम कंसीडर कर लेंगे,
तो 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स वर्क करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कैसे आया ये फॉर्मूला, उसके लिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। देखो लॉजिकल तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक बात समझ लीजिए, एक बात समझिए कि मान लीजिए टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर 1 कूलम का लिया, ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। हम टेस्ट चार्ज को 2 कूलम कर देते हैं तो भी ये फोर्स लगाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पर उतना ही है, लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो जैसे ही हम टेस्ट चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, द फोर्स वर्किंग ऑन दैट चार्ज विल इंक्रीज। हम 2 कूलम से 3 कूलम करते हैं टेस्ट चार्ज, सोर्स हमारा वही है, फोर्स और इंक्रीज होगा। 4 कूलम करेंगे, फोर्स और इंक्रीज होगा। तो इस पूरी सिचुएशन में हमको एक रिलेशन यहाँ पर बनता दिखाई देता है कि दैट मीन्स द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q नॉट। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज E इंटू क्यू नॉट। क्लियर? अगर हम इसी से E की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, E इज इक्वल F अपॉन क्यू नॉट। दैट मीन्स द फोर्स वर्किंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका वेक्टर नोटेशन भी दे सकते हैं। कैसे हम वेक्टर में इसको नोट कर सकते हैं वो समझ लीजिए कि अगर वेक्टर फॉर्म इसकी चाहिए तो आप इसको ये लिख सकते हो, E वेक्टर इज इक्वल F वेक्टर बाई क्यू नॉट। अगर आप यहाँ से इसका यूनिट फाइंड करना चाहते हो तो बेटा देखो यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स फोर्स का यूनिट कूलम और फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट हम इसका और यूज करते हैं, वो क्या यूनिट हम यूज करते हैं, दैट यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे आया इसको हम आगे समझेंगे जब हम वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो सिंपली एक बात समझ लीजिए कि क्या टॉपिक निकल के आया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच देयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। दैट मीन्स जहाँ तक उसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड is represented by a quantity that is called intensity of field। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो उसकी स्ट्रांगनेस, जो उसकी वीकनेस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वांटिटी नेम्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। क्या होती है इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्लियर? यूनिट निकल के आया इसका न्यूटन पर कूलम। एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमको सुनने को मिला जिसको हमने बोला टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज, इट इज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दैट इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। पॉजिटिव होता है और इतना स्मॉल होता है कि ये खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता, या हम यूँ कहें कि ये इतना स्मॉल इसलिए भी लिया जाता है ताकि ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। क्लियर? तो कॉमन फार्मूला हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। लेकिन मान लीजिए कि ये फोर्स और टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमको मालूम होगी तो हम इस इंटेंसिटी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। बट मान लीजिए आपसे बोल दिया जाता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एट 2 सेंटीमीटर। आपके पास केवल चार्ज है और डिस्टेंस है, दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के टर्म्स में अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या होगा, तो इसके लिए एक टॉपिक हमारा आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2012 में भी आया है, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस R ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। क्लियर? प्लॉट का मतलब होता है ग्राफ हमको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का फॉर ए पॉइंट चार्ज। अब देखिए पॉइंट चार्ज के केस में क्या है कि सपोज वी हैव ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट दिस पॉइंट।
and we have to find the electric field at a point P that is at r distance from it. Clear? And we know to find the electric field we will place a test charge at this point. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे. जैसे ही हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, वी नो ए फोर्स इज वर्किंग ऑन इट एट दिस पॉइंट. यहाँ पर क्या होगा, या इस पॉइंट पर जैसे ही टेस्ट चार्ज रखोगे वैसे ही इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स वर्क करेगा F, दैट इज आउटवर्ड इन द डायरेक्शन बिकॉज चार्ज इज कंसीडर्ड पॉजिटिव. हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो किधर होगा, उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा क्योंकि हमने सोर्स पॉजिटिव लिया हुआ. इन दिस केस अब समझिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा. इन दिस केस अगर हम बात करें फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, देखो फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल होता है K Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 की जगह आपने लिया हुआ है स्मॉल q और Q2 की जगह क्या लिया हुआ है Q नॉट. डिस्टेंस आपकी R है तो R नॉट. क्लियर? इसके बाद हम डायरेक्टली आ सकते हैं अपने टारगेट पे. टारगेट हमारा क्या है, नाउ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट P पॉइंट पर. अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो कितना होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल F अपॉन Q नॉट. क्या होता है, F अपॉन Q नॉट. तो अगर वैल्यू आप प्लेस करते हो तो F की वैल्यू क्या है, K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट. कुछ कैंसिल होता दिखा, यस, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल और Q नॉट से Q नॉट जब कैंसिल होगा देन फाइनली क्या हमारे पास बचने वाला है, E इज इक्वल K इंटू Q बाई R स्क्वायर. क्लियर? अगर हम इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो हम इसको वेक्टर में भी क्या नोट कर सकते हैं, वेक्टर में देखो इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें वेक्टर में केवल एक क्वांटिटी है जो वेक्टर में कन्वर्ट हो सकती है. वो क्वांटिटी क्या है, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और जब हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा आपका, E वेक्टर इज इक्वल K लिया है K इंटू Q बाई R स्क्वायर इंटू R है. क्लियर? ये वेक्टर फॉर्म इसका बन सकता है. साथ ही साथ हमको कभी कभी ग्राफ के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि E वर्सेस R क्या होगा. E वर्सेस R का ग्राफ देखिए, अगर E वर्सेस R ग्राफ की बात करी जाती है तो E वर्सेस R ग्राफ क्या बनेगा. क्लियर? E वर्सेस R, E वर्सेस R की ग्राफ की बात करते हो तो E वर्सेस R ग्राफ कैसा रहेगा, देखिए. क्लियर? देखिए E वर्सेस R, दिस इज E एंड दिस इज R. अब जरा यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप बात करते हो तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आता है, यहाँ से बेटा जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के लिए जो आपका ग्राफ रहेगा वो ग्राफ रहेगा कुछ ऐसा. दिस इज द प्लॉट और दिस इज द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. क्लियर? बहुत इजी है. सिस्टम कंसीडर करते हैं एक सोर्स चार्ज, एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस कितनी है R, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं. टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं. जो फोर्स निकल के आता है उसी फोर्स में हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? ये तो थी इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज. अब मान लीजिए इन एनी स्पेस इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, अगर किसी स्पेस में मल्टीपल चार्जेस हो तो मल्टीपल का मतलब है मोर देन वन चार्ज प्रेजेंट हो, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. तो उसके लिए भी हम बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. अब मल्टीपल चार्जेस देखिए, सपोज देयर आर मल्टीपल चार्जेस, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज
Q2, this is charge Q3, and suppose this is charge Qn. N number of charges we have, and we have to find the electric field at a point this. इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ डिस्टेंसेस कितनी कितनी है, इसकी डिस्टेंस है r1 वेक्टर, इसकी कितनी है r2 वेक्टर, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस r3 वेक्टर हम हटा लेते हैं, r1 r2 r3, डिस्टेंस इज r1, इसकी डिस्टेंस r2, इसकी डिस्टेंस rn, इसकी डिस्टेंस r, तो ये 3 था तो 3, ये r2। अब इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें कि नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर नेट कितने चार्ज हैं, 4 चार्जेस हैं। ये चार्ज अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये हो जाएगा इसका E1, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा E2, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा E3, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये हो जाएगा E4 या En। तो सिस्टम में बेटा जितने चार्ज होंगे हर चार्ज क्या करेगा, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, और जब खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो सेपरेटली अगर हम बात करें तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएंगे, E1 इज इक्वल के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, E2 इज इक्वल के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, E3 इज इक्वल के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप। इसी टाइप से चलता जाएगा, और जब इसी टाइप से चलता जाएगा तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स द नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय देयर वेक्टर एडिशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और जब हम वेक्टर एडिशन इसका करेंगे तो वेक्टर एडिशन इसका क्या आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू En, जितने भी होंगे क्या होंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड होते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो देखो सब में कुछ क्वांटिटीज़ कॉमन आएंगी, क्या ये सब में कॉमन आएगा, दिस इज Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप अप टू Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम इनका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस मिल जाएगा। और अगर हम चाहें तो हम इसको समेशन के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, कैसे, E वेक्टर इज इक्वल के इंटू समेशन ऑफ I इज इक्वल 1 टू I इज इक्वल n Qi अपॉन Ri स्क्वायर इंटू Ri कैप। 1 से लेके n तक का जो Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप आएगा, इन सब का हमको क्या कर लेना है, समीशन कर लेना है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इन एनी स्पेस। क्लियर? तो बड़ी आसानी से अगर आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप सबके सेपरेटली फाइंड करके उनका क्या कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करें तो एक टॉपिक और आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और हमको फाइंड करना होता है, दैट इज ड्यू टू द चार्ज रिंग। हम चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए चार्ज रिंग, रिंग क्या होती है, सिंपली ए वायर वेंडेड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल इज कॉल्ड रिंग। ठीक है, रिंग का मतलब छल्ला। हम वायर को क्या करें, एक सर्किल के फॉर्म में वेंड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिंग। तो अगर हमको चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो चार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए, सपोज
लेट वी कंसीडर ए चाइल्ड रिंग, हम एक रिंग कंसीडर करते हैं, क्लियर। हमने ये रिंग कंसीडर करी है एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज ए। कितनी रेडियस है इसकी? रेडियस है इसकी ए, ए रेडियस है, दिस इज द सेंटर, क्लियर। एंड प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर दिस। इस रिंग पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना हमको क्या है? सपोज वी हैव टू फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x। x डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस पर हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो कूलाम्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, लेकिन यहाँ पर तो केस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का है। तो हम करते क्या है कि अगर हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है देन वी स्प्लिट दिस रिंग इन स्मॉल सेक्शंस और स्मॉल एलिमेंट्स। हम क्या करते हैं? इस रिंग को छोटे छोटे सेक्शन या छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन हम इसके छोटे छोटे बना लेंगे। मान लीजिए हमने इसके दो सेक्शन ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए। एक एलिमेंट हमने ये ले लिया, इस एलिमेंट को हमने नाम दिया DL, चार्ज है इसका DQ, कितना है? DQ। इसके जस्ट अपोजिट साइमेट्रिक हमने एक और एलिमेंट ले लिया, कितना? DL, इसकी भी लेंथ है और इसको हमने क्या माना? इसका भी चार्ज कितना है? DQ, क्लियर। DL डैश हमने इसको मान लिया, चार्ज दोनों पर सेम है। अब हम क्या करते हैं? पॉइंट P पर इन दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अगर पॉइंट P पर हम पहले वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो देखो ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एलिमेंट पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड होगा, ये आएगा आपका DE, क्लियर। ऐसे ही अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये कितना आएगा? DE डैश, क्लियर। कॉमन सी बात है। सपोज ये एंगल कितना? थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये A ये X दोनों के सेम रहेंगे, एंगल दोनों के सेम है। अब यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए आपके पास, DE और DE डैश। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करें, ये R कितना होगा? तो देखो पाइथागोरस इक्वेशन से ये क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल होता है रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे ये भी R कितना आएगा? R डैश भी कितना आएगा? इतना ही आएगा, रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वहीं से आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? ये पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू एलिमेंट्स DL एंड DL डैश। समझिए एलिमेंट पहला क्या लिया है? DL, दूसरा लिया है DL डैश। देखो दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों के अमाउंट ऑफ चार्जेस सेम है, तो क्या होगा? दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होंगे। इन दैट कंडीशन DE इज इक्वल DE डैश, दैट इज इक्वल K इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर। K इंटू Q बाई R स्क्वायर होता है, तो DQ हमने चार्ज लिया है तो DQ बाई R स्क्वायर हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर हम नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करते हैं, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? E वेक्टर इज इक्वल क्या होगा? DE वेक्टर प्लस DE डैश, सकता है, ये हो सकता है दोनों का, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए E होगा क्या? हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं DE और DE डैश, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शनली डिफरेंट है, दे आर इन
डिफरेंट डायरेक्शन, लाइन सेम है ही नहीं, सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में होते सब्ट्रैक्ट हो जाते, बट इनकी लाइन मैच नहीं कर रही। तो क्या करेंगे, मैच कराने के लिए हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनके कंपोनेंट्स में। अब देखिए जब इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो क्या आएगा, मान लीजिए ये एक बेस लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ये एंगल कितना थीटा, तो इधर वाला एंगल भी थीटा। कंडीशन समझना, ये डी ई डैश है तो ये थीटा बन रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इट इज डी ई डैश कॉस थीटा। इसी के परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा, इट इज डी ई डैश साइन थीटा। ऐसे ही डी ई के कंपोनेंट फाइंड करिए, डी ई के कंपोनेंट क्या आएंगे, ये इसके साथ एंगल बना रहा है इधर, तो ये क्या आएगा, इट इज डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। अब पॉइंट पी पर देखो, दोनों एलिमेंट्स के जो कॉस कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में आ गए, साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, अमाउंट वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, दैट मीन्स ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो साइन कंपोनेंट का तो काम खत्म। अब हमारे पास बचे क्या, कॉस कंपोनेंट बच रहे हैं, और कॉस कंपोनेंट जब हमारे पास बच रहे हैं तो दोनों के कॉस कंपोनेंट कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। इन दैट केस E इज इक्वल क्या आएगा, E डी ई कॉस थीटा। या आप देखो जितने भी एलिमेंट हैं, ऐसा तो है नहीं कि यही दो एलिमेंट हो, और भी एलिमेंट होंगे तो सारे एलिमेंट्स के फर्स्ट हाफ के जो साइन होंगे वो सेकेंड हाफ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, केवल कॉस, और सबके कॉस उसी एक्सिस पर आएंगे, उसी एक्सिस पर आएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, क्योंकि डी ई और डी ई डैश सेम है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। रखिए वैल्यू, तो ई इज इक्वल इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एक्स अपॉन आर। तो क्या क्या कांस्टेंट टर्म बाहर आएंगे, ई इज इक्वल, देखो के कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटू एक्स कांस्टेंट है बाहर आ गया, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी। क्लियर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इसको सॉल्व कर लेना, ई इज इक्वल के इंटू क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, सॉरी के इंटू एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट होल क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इस हिसाब से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका वो फॉर्मूला बनेगा आपका E इज इक्वल के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, होल क्यूब मतलब पावर 3/2, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, आउटवर्ड, किस डायरेक्शन में, एलोंग, ये पॉइंट आप O मान लो, ये पॉइंट P, एलोंग OP, O से P की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, सॉरी दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए चार्ज रिंग। क्लियर। देख लीजिए सिंपली, हमने एक रिंग लिया, रिंग पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया, रेडियस a है, जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था दैट इज x। दो एलिमेंट ले लिए अपोजिटली सेम लेंथ के, सेम साइज के और सेम चार्ज के। इन दैट केस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पर वो डी ई डैश और डी ई होगा, दोनों एलिमेंट का मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट की बात करते हैं तो क्योंकि ये अलग अलग लाइन में थे तो इनके एलिमेंट वो कंपोनेंट आएंगे, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है,
या इसके अलावा और भी जितने एलिमेंट बनेंगे सबके कॉस कंपोनेंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं कॉस कंपोनेंट को, दैट इज अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ई इज इक्वल के मतलब 1/4πε0 q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। नोट कर लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी q, दूसरा एक पॉइंट चार्ज है, ये भी q। क्या बोला गया है, कितना है, 2 मीटर अपार्ट रखेंगे। ए थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q। इन दोनों के बीच में एक ऐसा चार्ज रखा जाता है जो, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, ये कैपिटल Q रख दिया। हम क्या कंसीडर करते हैं वो समझ लीजिए। लेट कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। x डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, तो बेटा देखो x डिस्टेंस पे जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखोगे, ये डिस्टेंस कितनी, x, ये कितनी हो जाएगी, 2 - x। क्लियर? बोला ये जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज। कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q। क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल, इस पर देखो दो फोर्स वर्क करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर देखो इस चार्ज का हम फोर्स निकालें तो ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, F(x) भी रिपेल करेगा और F(2 - x) वाला जो है ये भी इसको रिपेल करेगा। दो फोर्स लगेंगे और दोनों ही फोर्स कैसे होंगे, रिपल्सन के। इन दैट केस अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, F जो होगा इसका नेट फोर्स कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब जो नेट फोर्स इस पर होगा F, दैट इज इक्वल F(x - F(2 - x)। क्लियर? कंडीशन ये दी गई है कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये जो नेट फोर्स है ये कितना होना चाहिए, 0। तो Fx - F(2 - x) कितना आएगा, 0। रखिए वैल्यू, F(2 - x) उधर ले जाओगे तो ये क्या आया, Fx, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो F(2 - x) वैल्यू रखिए k इंटू Q इंटू कैपिटल Q/x² इज इक्वल F, इज इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, ये k, इधर भी चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, डिस्टेंस है 2 - x होल स्क्वायर। जो कैंसिल होते बनता है, कैंसिल करते हैं, k से k कैंसिल, Q इंटू Q से Q इंटू Q कैंसिल। क्लियर? इन दैट केस अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, x² इज इक्वल आ रहा है 2 - x होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल आएगा 2 - x, यानी कि 2x। x इधर आया पॉजिटिव हो गया तो x प्लस x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल 1 मीटर। अब बात आती है नेचर की। तो देखिए, बिकॉज बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम इन नेचर, दैट मीन्स चाहे हम बीच में पॉजिटिव रखें चाहे हम बीच में निगेटिव रखें, कोई सा भी चार्ज हम यहाँ बीच में रख दें, सिस्टम दोनों ही टाइप के चार्जेस के लिए कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्योंकि अगर दोनों चार्ज यहाँ पर ये वाला निगेटिव भी होता तो ये भी इसको अट्रैक्ट करता, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड इतना
अननोन मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लेस ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन हमको फाइंड करनी थी, ये आ गई। नेचर, नेचर में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, देयर इज नो मैटर ऑफ नेचर बिकॉज बोथ चार्जेस Q एंड Q आर ऑफ सेम इन नेचर, दैट्स वाई चाहे हम पॉजिटिव ले लें चाहे हम नेगेटिव ले लें, दोनों ही कंडीशन में ये सिस्टम रहेगा x इज इक्वल 1 पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 6 कूलाम एंड माइनस 8 कूलाम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस V एंड C ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC of side A. Obtain the expression for magnitude and direction of resultant electric field at the vertex A due to these two charges. Okay. Equilateral triangle लेना है हमको, equilateral triangle, ये हमने equilateral triangle ही ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब जरा इस पर देखिए किस किस एंड पे चार्ज रखे हुए हैं, B एंड C। ये एंड हो गया आपका B और C, इस पर क्या रखा है प्लस 6Q, ये एंड है B, ये एंड है C, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है माइनस 8Q, ये एंड है A। क्लियर? अब यहाँ पर देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, साइड कितनी है A, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स A। अब यहाँ पर देखिए एट ए हम बात करें, एट ए, ठीक है, एट ए क्या होगा, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक होगा आपका ई ए, सॉरी ई बी और एक होगा ई सी। अब देखिए ई बी, बी कैसा है, पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बी का वो कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये तो हो गया ई बी। ये नेगेटिव है तो इसका इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये क्या हो गया, ई सी। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, पॉजिटिव का आउटवर्ड होता है तो ये, नेगेटिव का इनवर्ड होता है तो ये, कितना होगा, ई बी इज इक्वल के इंटू 6Q अपॉन ए स्क्वायर। दूसरे का कितना होगा, K इंटू 8Q बाई ए स्क्वायर। क्लियर? ई बी ई सी दोनों की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला होता है K इंटू Q बाई आर स्क्वायर। एक का Q 6Q है, एक का Q 8Q है, तो इसके हिसाब से 6Q और 8Q। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते टाइम हम साइन यूज़ नहीं करते, हम केवल मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, तो हमने केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज़ किए हुए हैं। तो अगर मन में ख्याल आ रहा था कि प्लस माइनस कहाँ गया सर, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। प्लस माइनस नहीं आते इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस होते हैं वो डायरेक्शन के लिए होते हैं, जो हमने इस डायग्राम में शो कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट की बात करें कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा या नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा जरा इसके बीच का एंगल देखिए कितना आ रहा है, ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये अंदर वाला कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग जो रहेगा वो 120। कंडीशन क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोला था, 2 होंगे, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं ई वी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस थीटा मतलब कॉस 120। अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या होगा, E इज इक्वल अंडर रूट, वैल्यू रखिए, ई बी स्क्वायर मतलब K इंटू 6Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K इंटू 8Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू K 6Q बाई ए स्क्वायर इंटू K इंटू 8Q बाई
ए स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2। अब जरा देखो इसको, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, e इज इक्वल रूट, देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 हो गया 100, तो 100 k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए पावर 4। क्लियर, क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4। इधर कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना आया 8 इंटू 6 48, कितना आया 48, के इंटू के स्क्वायर, और यहाँ भी के का स्क्वायर होगा, ये भी के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ये भी कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए पावर 4। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 100 में से 48 लेस होगा, कितना आएगा 52। क्लियर, के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए पावर 4, रूट से बाहर लेके आइए तो ये आपका आएगा e इज इक्वल 52 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, के स्क्वायर बाहर आएगा के, क्यू स्क्वायर बाहर आएगा क्यू, ए पावर 4 बाहर आएगा ए स्क्वायर, और इधर रूट 13। क्लियर, ये आया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए। समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ईबी और ईसी। ईबी और ईसी का हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2EB इंटू ईसी कॉस थीटा, कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, कैंसिल होके ये कितना आया, ये 36 64 100, 8 इंटू 6 कितना हुआ 48, लेस कर लिया 52। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो बेटा देखो, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल, क्या होगा ए, tan अल्फा इज इक्वल किसके साथ, आप इसके साथ ले रहे हो ईसी cos 120, ईसी साइन, ऊपर साइन आता है, ईसी इंटू साइन 120 अपॉन ईबी प्लस ईसी cos 120। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्शन निकल आएगा। ये जो एंगल आएगा वो एंगल किससे बनेगा, इससे, ईसी के साथ, इधर से। क्लियर, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये आप इसमें वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 टू द पावर -3 kg हैविंग ए चार्ज। ये एक ड्रॉप है, ठीक है, इसका मास कितना है 10 टू द पावर -3 kg, और इसका चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब एक बात समझिए, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा, इट विल फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट। क्लियर, बट अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इस टाइप से, सपोज इफ वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा E इंटू क्यू, क्योंकि ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब ये ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, टू सपोर्ट द वाटर ड्रॉप क्या होना चाहिए, अगर ड्रॉप को हमें वहीं रोकना है तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए,
जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि एक लग रहा है एम जी, दूसरा ऊपर की तरफ लग रहा है ई क्यू, दैट मस्ट बी जीरो। इन दिस केस एम जी इज इक्वल ई इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, क्या होगा एम इंटू जी अपॉन क्यू। मास इज इक्वल सॉरी वेट इज इक्वल फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। करिए कैलकुलेट। ई एम कितना 10 टू दी पावर -3, जी को 10 कंसीडर कर लीजिए, अपॉन कितना होगा क्यू। क्यू कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। क्लियर। ऊपर ले जाइए, कितना होगा, ये आएगा आपका 10 अपॉन 1.6 इंटू 19, ऊपर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 19 में से ये 3 लेस होगा 10 टू दी पावर 16। 10 में 1.6 का डिवाइड करिए, ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 16 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगाना पड़ेगा, वो भी किसमें, अपवर्ड, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू वेट। अपोजिट टू वेट, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में हम इतना लगाएंगे तो ये जो ड्रॉप होगी वो जहाँ थी वहीं स्टेबल हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। दिस इज द कंडीशन टू सपोर्ट द वाटर ड्रॉप। क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मल सी बात है, वेट के कारण ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, अगर रोकना है तो उतना ही फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लगाओगे, अगर इक्वल हो गया तो वो ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा, वेट ज़्यादा हो गया तो नीचे, आपने जो फोर्स लगाया ऊपर वो ज़्यादा हो गया तो ड्रॉप ऊपर चली जाएगी। सपोर्ट की कंडीशन में रुकना चाहिए, दैट मीन्स नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई E is equal capital A into small a. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be। इसमें ये बोला है, देखिए ये CBSE AIPMT का जो एग्ज़ाम होता था 2015 में, नीट से पहले जो होता था, CPMT AIPMT जब अलग अलग थे तब ये एग्ज़ाम हुआ करता था। क्या था कि ये बोला जा रहा है कि ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है स्मॉल a, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है q, और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, कितना है a इंटू स्मॉल a। क्लियर। आपको इस चार्ज की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो चलते हैं कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज भी मान सकते हैं। कितना होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला आपको मालूम है, E इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन रेडियस, यानी कि a²। क्लियर। E की वैल्यू रखो कैपिटल A इंटू स्मॉल a इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन a²। करिए क्या होगा, आउटवर्ड इज गिवन बाई E इज इक्वल a कंटेन्ड इन ए स्फीयर। ओके, लेके आओ इस सबको इधर, Q अगर उधर रखना है तो क्या आएगा, ये सब इधर आएगा तो कितना आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a इंटू स्मॉल a में ये कैपिटल A² और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा स्मॉल a², a³ बन जाएगा। बन गया। क्या आया आंसर, ये रहा। मैच कर लीजिए फटाफट कौन सा आंसर सही है। आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। कितना आसान क्वेश्चन है, स्फीयर का फाइंड करना है, सिंपल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पॉइंट चार्ज मान के, सॉरी स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज मान के हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in uniform horizontal electric field। देखो
ये पेंडुलम बॉब है। अगर हम इसको ऐसा लटका दें तो ये अपने वेट के कारण ऐसी रहेगी स्ट्रेट, क्लियर, स्ट्रेट रहेगी, तो इसमें एक टेंशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पर अप्लाई किया ऐसा, तो बेटा देखो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो इसके पास क्या है, चार्ज भी है, मास भी है, मास के कारण वेट इधर लग रहा है, चार्ज के कारण क्या होगा, ये थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी, सपोज ये यहाँ पर आ जाती है, क्लियर, दिस एंगल इज थीटा, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गई, क्लियर। इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2000 वोल्ट, सॉरी 2000 दिया ना, 2000 वोल्ट पर मीटर। एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल, ये थीटा की वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी। अब इस कंडीशन में देखिए जब इस पर फोर्स लगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी, क्या क्या बनेगा, इसका वेट रहेगा नीचे, ठीक है, एक फोर्स इस पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा, ये क्या होगा, E इंटू क्यू। इसमें स्ट्रेचिंग आएगी तो एक टेंशन जनरेट होगा, टेंशन जनरेट हुआ तो अब यहाँ पर देखो अगर हम इसका इसके साथ कर लें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। इस कंडीशन में जरा देखना ये वाला एंगल ये क्या बनेगा, ये टी, तो ये टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक फोर्स बनेगा क्या, कंपोनेंट इसका टी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो आ रहा है, नेट फोर्स जीरो आने का मतलब देखो इस पे एक्चुअली में चार फोर्स लग रहे हैं, एक mg नीचे, ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आगे, टी कॉस थीटा ऊपर और टी साइन थीटा पीछे, तो ये इसके अपोजिट है, इक्वल होगा जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम बनेगी, ये इसके अपोजिट है, इक्वल होगा जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम बनेगी। तो इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम की आप बात करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या बनती है, ये बनेगी आपकी टी कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, या टी साइन थीटा पहले ले लेते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, टी साइन थीटा किसके अपोजिट है, ई इंटू क्यू पे, दूसरा है टी कॉस थीटा किसके अपोजिट है, वो अपोजिट है एम जी के। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करें नाउ क्या होगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा कर लो, इट इज इक्वल क्या होगा, ई इंटू क्यू अपॉन एम इंटू जी। क्या कैंसिल होते दिख रहा है, टी से टी कैंसिल, क्या बचेगा, ये टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल ई इंटू क्यू अपॉन एम इंटू जी। जरा रखो वैल्यू, वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल ई कितना है 2000, क्यू कितना है चार्ज 5 माइक्रोकूलम इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन मास कितना है 2 ग्राम, जी कितना है 10, 2 ग्राम का मतलब 10 टू दी पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 10, करो सॉल्व, 10 थीटा इज इक्वल, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2000 इंटू 5 क्या होगा 10,000, क्या होगा 10,000 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन, ये आपका सॉल्व करके आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब देखिए इसको 3 जीरो से 3 पावर इसकी कम कर लो, तो ये आएगा आपका 10 थीटा इज इक्वल 10, या सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, 5 का कोई ऑप्शन है, हाँ। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा ऊपर वाला 10, 4 है, 10 टू दी पावर कितना बचेगा 1 2 3 4 हो गया, ये 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का 2 तो 4, ये 2 ये 6, तो ये बचेगा 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 2, दैट मीन्स 10 थीटा इज इक्वल 1/2। और बेटा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 थीटा इज इक्वल आया 0.5, किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो देखो 10 उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा 0.5, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस, क्लियर। तो
ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का आया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पेंडुलम पढ़ा हुआ है क्लास 11th में तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। टेंशन के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। जो टी साइन थीटा होता है टेंशन का कंपोनेंट, वो किधर होता है? सेंटर की तरफ। टी कॉस थीटा अपवर्ड, वेट के अपोजिट। कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया आपका कितना? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed. Keeping the magnitude same, a proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is. अब यहाँ पर देखो दो कंडीशन करें और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या होगा? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो किसके इक्वल होगा? m इंटू ए के। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? E इंटू क्यू। तो देखो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है यानी कि नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के अपोजिट लगता है, तो ये वैसे ही नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा? E इंटू क्यू। यही E इंटू क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू ए के। अगर हम यहाँ से बात करें A की वैल्यू फाइंड करें तो A इज इक्वल क्या होगा? E इंटू क्यू अपॉन m। E दिया है, कितना आ गया? 1। ठीक। अगर यहाँ से हम बात करें एक्सीलरेशन, ये आ गया। अगर हम यहाँ से बात करें टाइम टू फॉल h डिस्टेंस, h डिस्टेंस अगर ये फॉल कर रहा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, h इज इक्वल होता है ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। u 0 था, u कितना था? 0। एट रेस्ट से स्टार्ट किया है। क्लियर? अब यहाँ पे u 0 हो गया तो ये क्या हो गया? h इज इक्वल हाफ ऑफ a t स्क्वायर। यानी कि अगर हम यहाँ से t की वैल्यू t1 मान लेते हैं हम इसको, या t इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, te कितना आएगा? te इज इक्वल आएगा आपका 1/2 तो इधर चला जाएगा, 2 इधर आएगा 2h अपॉन a। ठीक है, t स्क्वायर था तो ये क्या आ गया? ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन के लिए बात करें और प्रोटॉन, तो देखो प्रोटॉन के केस में क्या है? प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर दिया। और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव पार्टिकल है प्रोटॉन, तो इस पर भी फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो सेम कंडीशन इसके लिए बनेगी, सेम कंडीशन हम सॉल्व करेंगे लाइक बिफोर, जैसा पहले था वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसके लिए देखो टाइम प्रोटॉन का कितना आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Tp से। Tp इज इक्वल क्या आएगा? √2h अपॉन a। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हो गया और ये किसका हो गया? प्रोटॉन का एक्सीलरेशन। अब अगर इन दोनों को देखें तो ये देखो ये आया AE, साइड से हम इसका नोट कर लेते हैं। AP इज इक्वल क्या होगा? ये भी इज इक्वल होगा E इंटू क्यू अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? ये क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों कंडीशंस में अगर हम बात करें
तो ये क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों के कंपैरिजन करने पे क्या आएगा, यहाँ पर नाउ टी पी अपॉन टी ई करते हैं, क्या आएगा, टी पी और टी ई। ये देखो 2h अपॉन ए ई, 2h अपॉन ए पी, 2h से 2h कैंसिल, या वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2h अपॉन ए पी अपॉन अंडर रूट 2h अपॉन ए ई। 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, टी पी अपॉन टी ई इज इक्वल रूट ए ई अपॉन ए ई। ए ई रखिए, ए ई की वैल्यू क्या है, पीछे आइए, ई क्यू अपॉन एम ई, ई क्यू अपॉन एम ई अपॉन इसका चार्ज ई क्यू अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। देखो कुछ कैंसिल होते दिखा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, और देखो चार्ज जो होता है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सेम, तो ये भी कैंसिल। क्या आएगा, टाइम ऑफ प्रोटॉन अपॉन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल आएगा अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, रूट क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। क्लियर है। एक बात याद रखो, मास जिसका ज़्यादा होगा टाइम उसका ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल सी बात। यहाँ पर देखना, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये, इसको भी वैल्यू ना रखें, इसको वैल्यू ना रखें, इसको वैल्यू ना रखें, अगर हम काउंट करें तो ये क्या निकल सकता है, टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल क्या निकल सकता है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब समझ लीजिए इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। एफ इज इक्वल होता है एम इंटू ए, एम मतलब ई इंटू क्यू इज इक्वल एम इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, एम अपॉन में आ गया, ओके। ऐसी मेरी समझ इक्वल ई इंटू क्यू। फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो था तो ये जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर 2h अपॉन ए, क्लियर हो गया, ये 2h अपॉन ए, ठीक है, 2h अपॉन ए। ऐसे ये भी आएगा 2h अपॉन ए, 2h से 2h कैंसिल, ये ऊपर था, ऊपर था तो एक ही ऊपर कौन सा आएगा, ठीक है, ऊपर पहुँच गया। ए ई की वैल्यू फिर से क्या होगी, ए ई हो गया। यहाँ से ये आया, ये एम पी और एम ई, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम रेशियो फाइंड करेंगे, उस रेशियो से हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। पूछा क्या गया है हमसे, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, ओके। ये इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, टी ई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, टी ई की अगर वैल्यू निकालें तो देखो टी ई की वैल्यू क्या आएगी, टी ई की वैल्यू ये आएगी आपकी, टी ई इज इक्वल, ये इधर आएगा, ये टी पी इंटू अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन को टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आंसर इसका जो रहेगा, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। कैसा टाइम रहेगा, स्मॉलर टाइम रहेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी गिरेगा। क्लियर, ओके। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हमको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे।